बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, सेवा तीर्थ में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक का आयोजन होगा। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की जाएगी। पीएमओ सेवा तीर्थ में होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर भी संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सेवा तीर्थ में कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में होगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों पर मोहर लगने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रियों के बीच नीतिगत मुद्दे, आर्थिक सुधारों और नई योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बता दें कि होने वाली यह बैठक नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉब जेटन को नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत और नीदरलैंड के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अच्छे रिश्ते हैं। मैं आपके साथ मिलकर काम करने और हमारे दोनों देशों और जनता के बीच बढ़ते रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी ने बता दी कि आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा को भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के दौरान वे भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग और व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही बता दें कि जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल दिल्ली पहुंचे हैं, जहां बता दें कि बैठक की जाएगी और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा विचार विमर्श होगा। उनकी इस यात्रा को भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के दौरान वे भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति कॉन्क्लेव में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई है। भारत और गुयाना के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को और भी ऋण करने पर विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए आयाम तलाशना है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात हुई है और गुयाना के उपराष्ट्रपति ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करी, जहां चर्चा भी देखने को मिली है। और इसके साथ इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई। भारत और गुयाना के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को और भी ऋण करने पर विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना और सहयोग के नए आयाम तलाशना है। बैंक में हुए घोटाले के मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि सरकार इस मामले की गहराई तक जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि घपला कैसे हुआ और किसकी गलती से हुआ है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल घोटाले में 4 विभागों का नाम सामने आया। राज्य प्रदूषण विभाग, नगर निगम पंचकुला, मार्केट कमेटी और पंचायत विभाग। उन्होंने अधिकारी की पत्नी के बैंक अधिकारी होने के सवाल उठाया और जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा। इस घोटाले की जांच अब बता दें कि एसीबी को सौंपी जा चुकी है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकारी विभागों के लेन देन में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने हाउस के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बात रखी है कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर लेन देन में कुछ अनियमितताएं थी, क्योंकि विभागों द्वारा अलग अलग अपना पैसा बैंक में रखा जाता है और ये प्रथा आज से नहीं है, इनके समय में भी थी। ये कांग्रेस के समय में भी
ये प्रथाएं थी भी किन बैंकों के अंदर रखा जाएगा, कौन कौन से बैंक पैन लिस्ट हैं, उन पैन लिस्ट के अंदर और जुड़ते रहते हैं, क्योंकि कोई नया बैंक आता है उसके अंदर जुड़ जाता है और देखते हैं। परंतु मैंने ये कहा था कि इसके अंदर ये कहीं दिन 3-4 रोज पहले 21 तारीख को तो बैंक ने लेटर निकाला, 18 तारीख को तो हमने इसको डीपेनलाइज कर दिया था कि इससे सारा का सारा जो पैसा है अपना पैसा बाहर विद ब्याज उसको निकाल ले। परंतु एक एक पैसा वो आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं, हमने उसकी सुनिश्चितता की है। और कर्मचारी है बैंक का, उसने अगर कोई हरकत की है, जैसा बैंक ने कहा है कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है एक उच्च स्तरीय, क्योंकि इसके ऊपर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है और हमारा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी है, वो जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जहां जहां एक उच्च स्तरीय कमेटी वो भी बनेगी, इसके ऊपर सारा जांच करेगी। इसकी उच्च स्तरीय कमेटी ये देखेगी कि कहां किसकी गलती है। सरकार का जो ये पैसा है, क्योंकि गलती कहीं हुई है, बैंक ने की है, कहीं तो हुई है गलती, बैंक के कर्मचारी ने की है, किसी ने भी गलती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शने का सवाल नहीं है। पैसा हमारा वो सुरक्षित वापस आएगा, इसके लिए हम सुनिश्चितता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हलाली डैम क्षेत्र में लुपा प्रजाति के गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्जीवित किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए कदम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि गिद्धों का पुनर्वीकरण स्थानीय तंत्र को मजबूत करेगा और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित रहे। उन्होंने गिद्धों के पुनर्वास की प्रक्रिया और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में वन जीवों के संरक्षण के लिए कई नई योजनाएं और पहलों को लागू किया जा रहा है, जिससे राज्य पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में एक मॉडल बन सके। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि गिद्धों का पुनर्वीकरण स्थानीय तंत्र को मजबूत करेगा और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित रहे। उन्होंने गिद्धों के पुनर्वास की प्रक्रिया और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में वन जीवों के संरक्षण के लिए कई नई योजनाएं और पहलों को लागू किया जा रहा है, जिससे राज्य पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में एक मॉडल बन सके। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के भाट गांव से बता दें कि सुफलाम जल अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल संरक्षण और जल संसाधनों को मजबूत करने के लिए अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता को मजबूत करना है। अभियान के तहत तालाबों, नहरों और जलाशयों की सफाई और गहरीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। और गांधीनगर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जल संरक्षण को और भी मजबूत करने के लिए नई पहल देखने को मिली है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के भाट गांव से सुजलाम सुफलाम जल अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल संरक्षण और जल संसाधनों को मजबूत करने के लिए अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता को मजबूत करना है। अभियान के तहत तालाबों, नहरों और जलाशयों की सफाई, गहरीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के खातों से हुई छेड़छाड़ के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस मामले में 4 बैंक कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी गई है। उन्होंने हरियाणा सरकार से सवाल उठाया कि जब उन्हें पहले से जानकारी थी तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी मांग की कि बैंक अधिकारी और किसी अन्य शामिल व्यक्ति की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को बख्शा न जाए। नेता प्रतिपक्ष ने जोर देकर कहा कि सरकार को मामले में पारदर्शिता और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले रोके जा सके। ये आगे भी उसके लिए करवा दिया भी आप बाहर की एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर दी, लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया है, जबकि वो कह रहे भाई हमारे को पता था तो अब तक क्या एक्शन लिया है, क्यों रिपोर्ट आई है, किसने है, क्योंकि ये तो बैंक की पहल पे रिपोर्ट आई है, तो इसका सब पूरा होना चाहिए और जो भी इसमें कसूरवार है उसको सजा मिली। आपने सवाल पूछा जब मुख्यमंत्री गए थे कि एसीबी को जांच दे दी हमने, आपने सवाल पूछा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जांच एसीबी को दे दी है। कब दी है, हमने तो अखबार में पढ़ा नहीं। कोई भी हो, बैंक के अधिकारी शामिल है, इसमें और भी हैं, कोई है, सबका खुलासा होना चाहिए और हरियाणा सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। वायनाड दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का 3 दिवसीय का दौरा है। वायनाड का कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी, शिरकत करेंगी। इसके साथ ही बता दें कि उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का वायनाड का दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर वो वायनाड में रहेंगी, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगी, बैठकों में हिस्सा लेंगी। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का वायनाड का दौरा है। 3 दिवसीय वायनाड के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, शामिल होंगी और कई बैठकों में हिस्सा भी लेंगी और इसके साथ ही उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस विमान हादसे में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। चतरा के उपायुक्त ने इसकी पुष्टि की है और इसके साथ ही बता दें कि कमांडेंट रमेश कुमार ने बताया है कि हादसा काफ़ी अंदरूनी इलाके में हुआ, जहां तक 2 किलोमीटर सड़क नहीं थी। सड़क में बता दें कि रात में पहुंचने पर उन्हें कोई जीवित नहीं मिला। शवों को निकालना बहुत कठिन था और उन्हें 2 किलोमीटर दूर स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि केवल एक स्ट्रेचर रात में अपने साथ लाया गया था और हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है और राज्य प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल चतरा का दौरा किया, जहां कल देर रात चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश में मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं। और इसके साथ ही आपको ये खबर हम झारखंड से बता रहे हैं, जहां झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस विमान हादसे में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। चतरा के उपायुक्त ने इसकी पुष्टि की है और इसके साथ ही बता दें कि हादसा काफ़ी अंदरूनी इलाके में हुआ था, जहां तक 2 किलोमीटर सड़क नहीं थी। रात में पहुंचने पर उन्हें कोई जीवित नहीं मिला है और शवों को निकालना बहुत कठिन था और उन्हें 2 किलोमीटर दूर स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि केवल एक स्ट्रेचर रात में अपने साथ लाया गया था और हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है और राज्य प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल चतरा का दौरा किया, जहां कल देर रात चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश में मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। यहाँ 19 वर्षीय अक्षय प्रताप सिंह ने अपने ही पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए पिता की लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की नीयत से शव के कई टुकड़े कर दिए। उसने शरीर के अंगों और सिर, हाथ और पैर को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया और धड़ को एक नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को मामले की भनक लगी और जांच शुरू कर दी गई है।
और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक सनसनीखेज वारदात हुई है। एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको बता दें कि सनसनीखेज और दहशत में डाल दिया है। यहाँ 19 वर्षीय अक्षय प्रताप सिंह ने अपने ही पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए पिता की लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया और पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की नीयत से शव के कई टुकड़े कर दिए और उसने शरीर के अंगों, सिर, हाथ और पैर को अलग स्थानों पर फेंक दिया। धड़ को एक नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को मामले की भनक लगी और जांच शुरू कर दी गई। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी। तो श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षय प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत-विक्षत कर दिया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। और दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मयूर विहार के एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में खड़ी एक कार में एक व्यक्ति का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत क्षेत्र को सील कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। फिलहाल शव की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। पुलिस ने कहा है कि शव की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मॉल में मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की जा रही है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक मॉल के अंदर शव बरामद किया गया है। सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसके साथ ही बता दें कि फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मयूर विहार की एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में खड़ी एक कार में एक व्यक्ति का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत क्षेत्र को सील कर दिया और फिलहाल शव की शिनाख्त और मौत के कारण का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि शव की पहचान के लिए मॉल में मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। शहर के एक रिहायशी इलाके में कपड़ा कारोबारी असीम अंसारी के मकान में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 मासूम बच्चों सहित परिवार की महिलाएं और बच्चे आग की चपेट में आ गए। घटना उस समय हुई जब परिवार के मुखिया नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गए हुए थे। इसी दौरान घर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी है। और मेरठ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि भीषण आग में 6 लोगों की मौत हो गई है। कपड़ा कारोबारी के घर में आग लगी है। नमाज के दौरान बता दें कि ये भीषण आग का तांडव देखने को मिला। इलाके में बता दें कि मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। सूचना मिलते ही बता दें कि प्रशासन मौके पर पहुंचा, फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया है। और इसके साथ ही मेरठ में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां आप बता दें कि घर में भीषण आग लग गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां बता दें कि कपड़ा कारोबारी के घर में अचानक से आग लग गई। बता दें कि वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गए हुए थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया है। फिलहाल इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। नेपाल से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि भैंसीगौड़ा इलाके में एक यात्री बस सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। जब बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, नियंत्रण खोने के बाद बस सीधे त्रिशूली नदी में जा गिरी। बस में कुल 19 लोग सवार थे। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं और साथ ही उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। और नेपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। नेपाल में बता दें कि एक बस खाई में गिर गई। पोखरा से काठमांडू ये बस जा रही थी और इसके साथ ही बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। नेपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक सड़क हादसा देखने को मिला है। एक बस खाई में जा गिरी है और नेपाल में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इलाके में एक यात्री बस सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी है। और बता दें कि पोखरा से काठमांडू की ओर ये बस जा रही थी और नियंत्रण खो दिया है और सीधे त्रिशूली नदी में जा गिरी। बस में कुल 19 लोग सवार थे। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री को गंभीर चोटों के साथ नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। और नेपाल से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां इलाके में एक यात्री बस से सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। जब पोखरा से काठमांडू की ओर बस जा रही थी, अनियंत्रित हो गई है। त्रिशूली नदी में ये बस जा गिरी। बस में कुल 19 लोग सवार थे। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री को गंभीर चोटों के साथ नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RN टीवी नेशनल।